घुसपैठी जो हमारे देश और समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसी विचारधारा के साथ वो निकल कर जो है वो विधानसभा तक पहुंचे थे। अपने समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में चिंतन करते थे और वो जानते थे कि कहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ है, नहीं है, और उस पर वो बात करते थे। जहाँ तक सवाल रहा वर्तमान विधायक का, तो वर्तमान विधायक जो है, ऐसा नहीं कि इनको जानकारी नहीं है, हो सकता है ये जानकारी होने के बावजूद अगर ये छिपा रहे हैं या ये बोलना नहीं चाहते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो वर्तमान विधायक के साथ जुड़ा हुआ है, ये हकीकत है। हम इस बात को कहीं लाग लपेट में नहीं कहेंगे, छुपा कर या झांप कर नहीं कहेंगे कि नहीं वर्तमान विधायक को पता नहीं है। पर ऐसे आपको मसला देखने को मिलेगा कि पूरे संथाल परगना में, साहेबगंज जिला में बहुत ऐसे मुखिया है जिनका जनप्रतिनिधि, जो मुखिया जनप्रतिनिधि है, उनका पति जो है वो मुस्लिम है। नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। अगर हम साहेबगंज की चर्चा करते तो साहेबगंज जिले के राजमहल विधानसभा हमेशा बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर सुर्खियों में रहा है। यहाँ तक कि अगर हम राजमहल के जनप्रतिनिधियों की बात करें या इस क्षेत्र के जो है पूर्व विधायक अनंत ओझा की बात करें तो वो लगातार बांग्लादेश के मुद्दे पर जो है मुखरता के साथ विधानसभा में आवाज उठाते रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार से जो इस इलाके की डेमोग्राफी बदल रही है, तो क्या सही मायने में बांग्लादेशियों का घुसपैठ हो रहा है? क्या जो है यहाँ के नागरिक से जो है बांग्लादेशी घुसपैठ मिलजुल रहे हैं, या फिर यहाँ के जो उनके जो अधिकार हैं, क्या बांग्लादेशी घुसपैठ उन पर भी सेंधमारी कर रहे हैं? मेरे साथ बातचीत करने के लिए हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, अगर हम बांग्लादेशी घुसपैठ की मुद्दे के को लेकर हम बात करते हैं तो पूरा सियासी उथल पुथल भी मचा हुआ है। खास करके बांग्लादेशी मुद्दा कभी भी गर्माता है झारखंड की राजनीति में, तो साहेबगंज का नाम चर्चा में आता है। क्यों? क्या साहेबगंज सही में बांग्लादेशी घुसपैठियों के जद में है? हमारा जो जिला पड़ता है साहेबगंज, हमारे जिला के पड़ोस में पश्चिम बंगाल पड़ता है। पश्चिम बंगाल से सटा हुआ हमारा बांग्लादेश पड़ता है। और अपना जो इस साहेबगंज जिला का जो वर्तमान परिस्थिति है, यहाँ पर आप जब राजमहल से जैसे आप बाहर निकलते हैं, आप जाते हैं दियारा क्षेत्र में, जैसे आप प्रवेश करते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर बांग्लादेश से निकलकर बंगाल के रास्ते होते हुए आपका जब वो झारखंड में एंट्री करते हैं तो वो क्षेत्र जो है उधवा प्रखंड के प्यारपुर, राधानगर, अमानत, ये सब क्षेत्र जो है उन लोगों के लिए बहुत सेफ जोन है, जिसके कारण से वहाँ पर जो है वो आराम से फल फूल रहे हैं। इसका उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि आज से आप 20 साल पहले का वोटर लिस्ट निकालिए और सही ढंग से अगर इसकी जांच अगर की जाए तो आपको समझ में आया कि नहीं, इतना जल्दी 20 साल में इतना जल्दी जो डेमोग्राफी चेंज हुआ, जहाँ पर विधानसभा का जो परिणाम है वो 30,000 35,000 के अंतराल में वो जीत हार का फैसला होता था, और आज वर्तमान में जो है विधानसभा में 1.5 लाख 1 लाख वोटर का अंतर हो गया है। और ऐसा नहीं कि ये मुद्दा सिर्फ राजमहल तक सीमित है, ये मुद्दा जो है राजमहल विधानसभा साहेबगंज जिला तक है, ये मुद्दा केंद्र की सरकार को भी कहीं ना कहीं झकझोर रही है। अब बार बार सेंट्रल में ये बात के बारे में चर्चा उठती है कि संथाल परगना का ये जो क्षेत्र है, साहेबगंज जिला, पाकुड़ जिला, ये बहुत ही असुरक्षित हो गया है। और बांग्लादेशी घुसपैठ जब हमारे यहाँ आता है तो हमारे यहाँ के जो पंचायत स्तर के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जिनके पास थोड़ा सा अधिकार रहता है कि नहीं, हम आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनाने के लिए जो फॉर्म वगैरह भरा जाता है, उसके आधार पर वो सेफ जोन में जब वो रहते हैं तो वो क्या करते हैं, ब्लॉक के माध्यम से उनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड बन जाता है। कुछ दिन पहले भी तो एक मुखिया है वो पकड़ाए भी थे, उसकी चर्चा न्यूज में, अखबार में ये सब आई थी। लेकिन दादा, सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार से घुसपैठ की अगर हम बात करते हैं तो बांग्लादेशी घुसपैठ ये किस प्रकार से यहाँ पर अपना अड्डा जमाते हैं, किस प्रकार से वो लोग घुसपैठ करते हैं? क्योंकि अगर हम साहेबगंज की थोड़ा सा अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो साहेबगंज का जो कुछ इलाका जो है वो गंगा नदी का क्षेत्र पड़ता है, कुछ इलाका पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है, या फिर अगर हम साहेबगंज की कुछ ऐसे भी इलाके की बात करते हैं जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, उस इलाके में क्या ऐसा नहीं है कि
पुलिस पिकेट हो या फोर्स वगैरह हो, कैसे वो लोग इतना आसानी से अपना जो है घुसपैठ का पेड़ जमाने में वो लोग सफलता हासिल कर रहे हैं? किस प्रकार से घुसपैठ हो रहा है? यहाँ पर देखिए, एक तो सबसे पहली बात कि जब वो लोग आते हैं तो बांग्लादेशी घुसपैठ जो है, एक तो यहाँ पर आकर पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि के माध्यम से वो अपना धाक जमाते हैं, उनका आधार कार्ड वोटर कार्ड बन जाता है। दूसरा करते हैं क्या कि अभी बहुत सारे ऐसे आपको मसला देखने को मिले कि पूरे संथाल परगना में, साहेबगंज जिला में भी बहुत ऐसे मुखिया है जिनका जनप्रतिनिधि, जो मुखिया जनप्रतिनिधि है, उनका पति जो है वो मुस्लिम है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो आदिवासी समाज के ऊपर या गैर आदिवासी समाज के ऊपर बांग्लादेशी घुसपैठ के माध्यम से जो है वो धीरे धीरे इस क्षेत्र की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और क्या है कि इस क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में आवाज़ उठाने में हमारे जो पूर्व विधायक थे अनंत ओझा जी, वो बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में बात करते थे। आज वर्तमान समय में मुझे नहीं लगता है कि इस क्षेत्र में वर्तमान जनप्रतिनिधि भी जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर कोई बात कहें, क्योंकि हमने तो आज तक उनको कभी न्यूज़ वगैरह में हम ये सब नहीं देखे कि नहीं वो बांग्लादेशी घुसपैठ पर वो बात करें। अगर गहराई से अगर जांच किया जाए तो इस क्षेत्र में भी बहुत भारी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठ मिलेगी। इसके माध्यम से जब ये जमीन जिहाद हो रहा है, जब बहुत ऐसे जमीन है जो आदिवासी पहाड़िया लोगों का जमीन जो है उस पर जो है बांग्लादेशी घुसपैठ के माध्यम से जो है उस पर कब्जा किया जा रहा है। और ये इस क्षेत्र के लिए बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। अगर इस पर अगर सरकार प्रशासन अगर अभी से अगर कदम नहीं उठाएगी तो यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको आने वाला समय में बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। एक बात हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे सर, क्योंकि संथाल परगना का जो इलाका है यहाँ पर जो है CNT एक्ट कानून लागू है। उस कानून के तहत अगर हम बात करते हैं तो आदिवासियों का जो ज़मीन है वो खरीद बिक्री नहीं है, पहाड़िया का जो ज़मीन है वो उस जो है खरीद बिक्री नहीं है। पहाड़िया का ज़मीन पर अगर कोई गैर आदिवासी हो या कोई अन्य जगह के लोग अगर घर बनाते हैं तो बिल्कुल गैर कानूनी है। मस्जिद अगर बनाते हैं तो बिल्कुल गैर कानूनी है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस प्रकार से घुसपैठ का मामला जो आप बता रहे हैं कि लगातार घुसपैठ हो रहा है, तो इसको इतनी आसानी से कैसे मिल जा रहा है ज़मीन? क्या इसके पीछे उन लोग का कोई रैकेट काम करता है? एक तो सबसे पहला बड़ा ऐसा कारण है कि एक तो सरकार के द्वारा वोट बैंक की पॉलिसी। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि अगर हम किसी बांग्लादेशी घुसपैठ के विषय में अगर बात करेंगे तो कहीं मुस्लिम समाज हमसे नाराज नहीं हो जाए, हमारा वोट बैंक हमारा खिसक जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा नहीं रहता तो इस सरकार के पास तो ये सारा डाटा ना है। सरकार तो ये सारे नियम कानून को जान रही है कि नहीं पहाड़िया के ज़मीन, आदिवासी का ज़मीन को आप वो खरीद बिक्री नहीं हो सकता है। उसके बावजूद भी अगर हो रहा है और आप के का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में आपका CO है, BDO है, जनप्रतिनिधि है, उसके बावजूद भी अगर आपका सामने ये सब खेल हो रहा है तो आप वोट की राजनीति कर रहे हैं। आपको लगता है कि अरे भाई अगर हम ये बात बोलेंगे बांग्लादेशी घुसपैठ के बारे में अगर बोल देंगे तो कहीं ना कहीं धार्मिक आधार पर देखा है तो वो तो मुस्लिम है। अगर हम बांग्लादेशी घुसपैठ के बारे में बोले तो हो सकता है पूरा मुस्लिम समाज हमको वोट नहीं दे। मैं सारे मुस्लिमों को नहीं बोलता हूँ, लेकिन उनके मन में, सरकार के मन में वोट बैंक की बहुत बड़ी ये पॉलिसी है, रणनीति है, जिसके कारण से सरकार के नाक के नीचे ये काम हो रहा है। हमारा ही राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ऐसे जो तालाब को भर कर घर बनाया जा रहा है, उस विषय में कौन बोलेगा? सबको लगता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। सब कोई हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं। आज मुझे मौका मिला आपके न्यूज़ के माध्यम से कि नहीं मैं अपनी बातों को कह सकता हूँ। मैं सरकार से भी और यहाँ के जनप्रतिनिधि से भी और स्थानीय प्रशासन से भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये नियम है, जब ये कानून है, आप एक बार गहराई से जांच कीजिए, देखिए उस जगह पर आवास बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। क्योंकि आज से कुछ दिन पहले तो सरकार ने योजना निकाली थी जल संरक्षण के लिए और एक तरफ जल को सुखाकर मिट्टी भरकर आप घर बना रहे हैं। ये सब सरकार का क्या बोलता गलत नीति के कारण से ऐसा मामला सामने में आ रहा है। सर अगर हम थोड़ा सा राजमहल की इलाकों की अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो राजमहल का एक है, अगर हम राजमहल फेरी सेवा घाट की बात करें या फिर उधवा के जो है प्यारपुर घाट की बात करें तो
उस दोनों घाटों से अक्सर देखा जाता है कि गंगा नदी के रास्ते जो पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं उसका आना जाना लगातार जो है रहता है। क्या उनका जो है झारखंड से जो है स्वरोजगार के मामले में जुड़ा हो, रोजगार के मामले में जुड़ा हो, या फिर झारखंड के लोग भी जो है पश्चिम बंगाल आते जाते रहते हैं लोग। क्या अगर हम बात करते तो उन रास्ते पर कभी कोई ऐसा पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सख्ती बरताई गई है ताकि जो आने जाने वाले जो लोग हैं उनका कभी वोटर कार्ड, आई कार्ड वगैरह चेक हुआ हो, ताकि पहचान किया जा सके कि सही मायने में क्या ऐसा तो नहीं है कि जो है यहाँ के स्थानीय मुस्लिम के भेष में या कोई ऐसे चेहरा भी छुप करके आ रहे हैं जो बांग्लादेशी हो? सबसे पहले तो राजमहल फेरी सेवा जो चलती है यहाँ पर 2-3 साल पहले उस जगह पर एक कैंप हुआ करता था, प्रशासनिक कैंप हुआ करता था, लेकिन इधर कुछ दिन से वो कैंप नहीं है। जब प्रशासन का कैंप वहाँ नहीं है जहाँ से कि हमारे राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ या अवैध कोई भी व्यक्ति आसानी से आ सकता है। अगर जो व्यक्ति गलत अगर उधर से आएगा, अगर वो सामने पुलिस को देख लेगा कि नहीं भाई पुलिस कैंप है, वो थोड़ा सतर्क हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेन प्रशासनिक कैंप होना चाहिए और ये नहीं है, जिसके कारण से जो है उनको आने में बहुत ही आसानी और सहूलियत होती है। पैसेंजर के भेष में वो धीरे धीरे अपने इरादे में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद अगर मान लिया कि अगर बांग्लादेशी लोग अगर झारखंड आते भी हैं तो यहाँ पर वो लोग किस प्रकार से अपना घुसपैठ जमाते हैं, किस प्रकार से वो लोग अड्डा जमाते हैं? यहाँ पर तो सबसे पहली बात है कि आने के बाद उनका रहन सहन, भाषा स्थानीय लोगों के साथ उसका मैच हो जाता है, मिल जाता है, क्योंकि अक्सर राजमहल के ये सब क्षेत्र में थोड़ा खुट्टा बंगला भाषी है। तो वो जब यहाँ आते हैं तो यहाँ मिल जाते हैं, मैचिंग हो जाता है और यहाँ पर उनका शादी विवाह भी हो जाता है। यह एक बहुत बड़ी बात है। जैसे हम लोग जनरली शादी विवाह करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है कि धर्म के आधार पर हमारी शादी विवाह सब कुछ हो गया और उसके बाद बाकी आगे का जो इनका एक बहुत बड़ा रैकेट चलता है और उस रैकेट के बारे में अगर गहराई से विश्लेषण कीजिएगा अंदर जाके तो हमारे आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। अभी जो स्थिति है, हमें लगता है कि जिस प्रकार से राजमहल का डेमोग्राफी चेंज हुआ है, हर चौक चौराहे पर दबी जुबान से हर लोग ये बात कहते हैं कि आने वाला 5-10 साल के बाद राजमहल का इतिहास क्या होगा। क्योंकि अभी जैसे बगल में पड़ोसी राज्य मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी, वहाँ 170-80 घर हिंदू थे, बाकी चारों तरफ वो मुसलमान थे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इसमें बांग्लादेशी का हाथ है। अरे भाई, बांग्लादेशी का हाथ है तो पूरा बांग्लादेश के लोग तो उठ के नहीं आ गया होगा, 2-4 लोग ही होंगे, लेकिन बाकी लोग कहाँ से थे? बाकी लोग तो स्थानीय थे, उसके पड़ोसी ही थे जो उनको मारे, पीटे, काटे। हम लोग गोविंद दास, चंदन दास का वीडियो भी देख के दिल सहर गया। ऐसा घटना हमारे क्षेत्र में भी नहीं हो, क्योंकि उनका इरादा गलत है और गलत इरादे के साथ वो यहाँ आते हैं, धीरे धीरे पलते हैं, फलते हैं और हमारे आपके बीच में रहकर जो है वो षड्यंत्र रचते हैं। और ये आने वाला समय सरकार क्या, तो हमें क्या बताएं, हमको लगता है कि इस राज्य सरकार से हम क्या अपेक्षा करें, लेकिन फिर भी एक आम जनता होने के नाते मैं राज्य सरकार से यही उम्मीद करूँगा कि इस पर आप अच्छा से एक बार एक कमेटी बनाइए और इस क्षेत्र में जो डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है उस पर आप विचार विमर्श कीजिए, क्योंकि आप भी मुख्यमंत्री जी झारखंड के रहने वाले हैं, हम भी झारखंड के रहने वाले हैं, हम आपके हो सकते हैं, आप मेरे हो सकते हैं, लेकिन जो अपने देश का नहीं हुआ, इस देश में आकर षड्यंत्र रच रहा है, वो भविष्य में कभी हमारा और आपका होने वाला नहीं है। मेरा अंतिम सवाल है सर, इस क्षेत्र के जो पूर्व एमएलए थे अनंत ओझा, वो जितने दिन तक विधायक रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर हमेशा विधानसभा के अंदर मुखरता के साथ आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो विधायक है, आप हाल फिलहाल में जब विधानसभा सत्र चल रहा था तब आप देखे होंगे, या फिर आज का जमाना में जो विधानसभा क्षेत्र जो है मतलब सत्र जो चलता है वो ऑनलाइन देखता है हर कोई, लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ के जो एमएलए हैं वो साफ तौर पर कह रहा है कि राजमहल का जो इलाका है साहिबगंज में ऐसा कोई बांग्लादेशी नहीं है। देखिए, हमारे जो पूर्व विधायक थे माननीय अनंत ओझा जी, वो जिस जमीन से सींच कर आए थे, जिस संगठन से आए थे, वहाँ राष्ट्रीय भक्ति, समाज भक्ति, भारत माता और
अवैध घुसपैठी जो हमारे देश और समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसी विचारधारा के साथ वो निकल कर जो है वो विधानसभा तक पहुंचे थे। तो वो तो भाई हमेशा अपने समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में चिंतन करते थे और वो जानते थे कि कहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ है, नहीं है, और उस पर वो बात करते थे। और जहाँ तक सवाल रहा वर्तमान विधायक का, तो वर्तमान विधायक जो है, ऐसा नहीं कि इनको जानकारी नहीं है, हो सकता है ये जानकारी होने के बावजूद अगर ये छिपा रहे हैं या ये बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो वर्तमान विधायक के साथ जुड़ा हुआ है। ये हकीकत है। हम इस बात को कहीं लाग लपेट में नहीं कहेंगे, छुपा कर या झांप कर नहीं कहेंगे कि नहीं वर्तमान विधायक को पता नहीं है कि बांग्लादेशी घुसपैठ इस क्षेत्र में नहीं है। आप ईमानदारी पूर्वक एक बार सरकार से आग्रह कीजिए, जांच करवाइए, देखिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए जो है हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष थे, उनसे हम लोगों ने बातचीत किया और जिस प्रकार उन्होंने बताया कि राजमहल की इलाके की अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से यहाँ पर डेमोग्राफी बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये राजमहल के लिए खतरे का संकेत है, क्योंकि जिस प्रकार से डेमोग्राफी बदल रही है, यहाँ के लोगों का हक और अधिकार छीना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो ये आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी है। इन्होंने सरकार से भी जो है आग्रह किया है कि सरकार को जो है एक जांच कमेटी गठन करनी चाहिए और उस कमेटी के द्वारा सरकार को इस इलाके में जो है जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है उस बिंदु पर जांच करानी चाहिए और जो तथ्य सामने आते हैं उनके आधार पर जो है सरकार को कार्रवाई भी करनी चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि या फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करते हैं और कितनी एक्शन में आते हैं, या फिर जो है ये मुद्दा जो है जिस प्रकार से चुनावी मुद्दा, चुनावी दंगल या चुनावी गलियारों में जिस प्रकार से मुद्दा जो है उछल करके और वो विलीन हो जाता है, कि इसी प्रकार ना कहीं ये मुद्दा ठंडे बस्ते में भी ना चले जाए। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज, साहिबगंज।